गुड इवनिंग। तो फाइनली आपकी मुलाकात हो गई जीबी सर से भी और विजय सर से भी, है ना। और बहुत नई नई बातें पता चली होगी मैथ्स के बारे में, बिकॉज व्हेन ही टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स ही हैज द स्किल सेट मच बियॉन्ड दैट। ठीक है, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी आपको भी। अब तुम मेरी तरफ देखो, इज वॉट ही कीप्स ऑन सेइंग ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। आज नहीं बोले होंगे, आज तो शुरुआत थी ना। हाँ, खैर। और हमारे विजू भैया की एनर्जी इज नेक्स्ट लेवल। सर आते से जो हम लोग डरे ना, आज आते से जब बंदा ऐसे अचानक से चिल्लाता है बच्चों, क्या जो नींद खुल गई ना हमारी। खैर, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। अब हम लोग सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमारी चर्चा थी सिलेबस पे, अब आते हैं हम लोग सिलेबस के स्टार्ट पे। तो सबसे पहली बात, बिफोर आई स्टार्ट विथ माई सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स, we have to go through certain important aspects, certain important terminologies, कुछ ऐसी चीजें जो आपको पूरे अकाउंट्स में रिकरिंग बेसिस पे यूज में आने वाली हैं। व्हाट आर दोज? द वेरी फर्स्ट इन दैट इज द यूजर्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आखिर हम लोग जो ये बार बार कहते हैं अकाउंट्स बनाने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, किसके लिए बनाने हैं, किस चीज के लिए करना है? हम जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ, हम जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे पास किस तरह की एसेट्स हैं, हम किस तरह की लाइबिलिटीज को कैरी करके अपने साथ चल रहे हैं। तो अगर हम लोग चाहते हैं ये जानना कि हमारी असेट्स कितनी हैं, हमारी लाइबिलिटी कितनी है, हमारा प्रॉफिट्स कितने हैं, उन सब चीजों के लिए हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जरूरी है। और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओपन करना, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि हम आखिर, ओपन करो, हम आखिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके लिए बना रहे हैं। क्योंकि मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो उस बिजनेस में जो लगाया हुआ पैसा है, क्या उस पैसे को सही तरह से उपयोग में लाया जा रहा है या नहीं, मुझे ये पता करना है। उसी तरह से अगर मेरा बिजनेस मैंने किसी और को चलाने के लिए दिया है, मैनेजमेंट कोई और कर रहा है, तो वो व्यक्ति उस बिजनेस को जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरह से चला रहा है या नहीं, ये पता लगाना है। तो जैसा मैंने पैसा लगाया हुआ है, ऐसे और भी लोग होंगे, एंड दीज ऑल पीपल, दीज ऑल पर्संस हु आर इंटरेस्टेड, जिनको पता लगाना है कि आखिर आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आखिर आप अपने अपने बिजनेस में क्या काम कर रहे हो, किस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हो, उन लोगों के लिए हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको बनाने हैं, उसके लिए हमें फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल रूल्स, फाइनेंशियल रेगुलेशंस को फॉलो करना है। अब ये फाइनेंशियल रूल्स या फिर अकाउंटिंग के रूल्स कहे जाएं, अकाउंटिंग के सिस्टम्स, अकाउंटिंग की प्रोसीजर, ये सारे क्या हैं, कैसे बनेंगे, ये सारी चीजें तो हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग ऑफ दैट। बट सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं इस बात पे कि आखिर ये फाइनेंशियल्स, आखिर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आखिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना किसके लिए रहे हैं। एंड दोज पीपल आर कॉल्ड एज द यूजर्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पर्सन who is interested in the
financial performance or the financial position of a business, जैसे अगर आपका एग्जांपल लिया जाए, आपने स्टडीज करना चालू की थी, तो आपके पेरेंट्स हमेशा चिंतित रहते हैं, जो 10th में आपको सुबह शाम, 12th में भी याद दिलाते रहते हैं, है ना, सुबह शाम, स्पेशली जो बच्चे बेचारे अभी तक 12th में हैं और जिनका अभी अभी 12th कंप्लीट हुआ है, फॉर देम द सिनेरियो इज, घर में पहुंचे नहीं, पढ़ाई करोगे नहीं, अब मूड नहीं, आज थक गए। ऐसे कैसे थक गए? बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स। वो जो इन्होंने साल भर हमारा खून पिया है ना, साल भर सुबह शाम जो याद दिलाया है, बेटा बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स, वो सुन सुन के जो हमारे कान पके थे ना, मतलब वो तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी, थैंक गॉड फरवरी में एग्जाम आ गई, हमने मार्च तक के एग्जाम बोर्ड्स खत्म कर लिए थे, नहीं तो इन्होंने फरवरी मार्च में भी इतना बोर्ड्स है बोर्ड्स किया होता कि हमारे कानों से ना खून निकलना था, बस उतना ही बचा हुआ था। तुम संभाल के बेटा रुई हुई रखा करो कान में, किसी दिन सच में ना खून निकल जाए, इतना सुन सुन के। तो कहानी ये है कि इतनी जो याद दिलाते हैं, ये क्यों याद दिलाते हैं? क्योंकि इन्होंने ना आप में इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्ट ही किया है ना, कि उनको लग रहा है कि जो भी पैसा जा रहा है वो सारा वेस्ट ही हो रहा है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली इन वेदर इट इज वेस्ट और इन्वेस्ट, दैट यू हैव टू डिसाइड, राइट। पता चले कि पापा ने जब बिजनेस में से पैसा निकाला था टू पे टू द एकत्वम, ही हैज रिटन द जर्नल एंट्री देयर, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसा कुछ नहीं है ना। पापा को पूछ लो, कंफर्म करवा लो कि उन्होंने जो एंट्री लिखी है दैट शुड बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पता चले कि वहां पे उन्होंने जर्नल एंट्री लिखी हुई है बैड डेट्स अकाउंट, ऑडिट एक्सपेंस अकाउंट, लीगल एक्सपेंस अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, कि तुम्हारे नाम पे खर्च किया, पैसा उड़ाया, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ, पूछ लेना, तेरे को कहां से मालूम पड़ा, तेरे को तो अकाउंट्स भी पूरा नहीं पता। तो हाँ हाँ तो किया तूने अभी ऐसा, तू पापा से पूछ। अच्छा तू रिएक्ट कर रहा था कि पापा से पूछूंगा कि मेरे नाम पे जो फीस दी है वो उसको कहाँ डेबिट किया है। पापा पहले ही दिन पे सवाल करेंगे, बहुत अकाउंट आने लग गया तेरे को, हाँ कहाँ डेबिट किया है, वो मेरे वकील से जाके पूछ, मेरे को नहीं आता है। ऐसा पापा बोलेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ मेरे को पूरा अकाउंट आता है। तो ये जो आपके पेरेंट्स है, ये दीज आर बेसिकली द इन्वेस्टर्स। फिर आते हैं आपके लाडले दोस्त, दे आर ऑल्सो यूजर्स, यू नो, दे आर ऑल्सो ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो कि तू अभी कहां जा रहा है, तू आगे कौन सा कोर्स करने वाला है। और जिस दिन तुमने दोस्तों को बताया था ना, दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्पेशली हमारे घर का स्पेशल बंदा, मैंने तो पहले ही से ही बोला था, हर घर में एक बंदा होता है, एक दोस्त, एक रिलेटिव पक्के में होता है। मैं तो पहले ही बोल रहा था, मैंने तो पहले ही कहा था, तो ये कैटेगरी का जो बंदा होता है ना, इसको सिर्फ तुम बताओ जाके दैट आई हैव डिसाइडेड टू। वो बंदा घर में आया, चाय वाय चल रही है, पापा ने एकदम तुमको अंदर से बुलाया, इसने सीए करने का डिसाइड किया, एकदम वो एकता कपूर वाला सीन होता है ना, क्या 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 क्या, दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज व्हाट दीज पीपल गिव। और उसके बाद में ये बने हर पॉइंट पे पूछते रहते हैं, मां कसं चाललंय, अरे चाललंय कुठं, तिथंच आहे, काय चालवायचंय तुम्हाला, ये हमारे मन में चल रहा होता है, हम पूछ नहीं सकते, राइट। दे आर ऑल्सो ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है। या फिर द पीपल हु आर द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, वो अब तेरे को अगर किसी को देख के अच्छा लगता है, उसके पापा को उसको देख के अच्छा लगता है, तो उसके पापा ने उसको पूछा तेरे को बंदा अच्छा लगता है, तो उसने कहा हाँ,
तो पापा ने तेरे ऊपर ट्रैक रखना चालू कर दिया, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, कि जब ये सीए बनेगा तब शायद मैं इसके घर में जाऊंगा और इसके पापा से बात करूंगा, चलो अपन दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं, राइट? तो तू बड़ा खुश हो रहा है। अबे बंदे की बात कर रहा था मैं। एनीवेज, आजकल आर्टिकल 377 अमेंड हो गया ना? नहीं ना? 377, अच्छा, कितने लोगों को आर्टिकल 377 पता ही नहीं है? यहां बैठे हुए कितने लोग हैं जिनको आर्टिकल 377 पता ही नहीं है? अच्छा, कितने लोगों को ट्रांस कैटेगरी या थर्ड कैटेगरी पता है? तृतीय पंथी। That is nothing but Article 377 amendment. That now those third genders will have the same rights as any other individual. Right? तो वो सर डायरेक्ट वाला मतलब कंसेप्ट नहीं पता थी, मतलब कहां से आई ये पता नहीं थी, बट कंसेप्ट, फाइनल कंसेप्ट पता थी। मतलब ये तो ऐसे हुआ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को P&L अकाउंट में ऐड करते हैं, पर क्यों करते हैं ये नहीं मालूम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड होंगे और मास्टर को किसी दिन पूछ लिया भाई क्यों करना है, ये ऐसे ही होता है, और हम भी ऐसे ही समझ के आए ये ऐसे ही होता है। खैर, अपन कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, दोज आर आल्सो द यूजर्स टू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो भी चेक करते रहेंगे कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है। रिजल्ट आया नहीं कि दुनिया भर के फोन आना चालू होते हैं, 12th वाले। अभी अभी रिसेंट एक्सपीरियंस है तुम्हारा, तो रिजल्ट वाला दिन 12th का जब रिजल्ट आने वाला था, तब कितने लोगों ने तुमको परेशान किया था। मतलब मेरे बेटे ने तो मतलब लिटरली एक मेनू कार्ड बनाया था, रिजल्ट पूछने के 500 रुपए। अगर रिजल्ट का डिटेल चाहिए तो 1000 रुपए, सब्जेक्ट वाइज डिटेल चाहिए तो 2500 रुपए, मार्कशीट का प्रूफ चाहिए तो 5000 रुपए, नीचे पेटीएम का नंबर, यहां ट्रांसफर करेंगे तो ही डिटेल मिलेगी, अन्यथा प्लीज कॉल ना करें। स्टेटस लगाया था उसने व्हाट्सएप पे, 10th का रिजल्ट जब उसका आने वाला था, छोटे का, बड़े का तो 12th का रिजल्ट था। तो ये जो लोग होते हैं ये इतना परेशान करते हैं हमको। दे आर बस बेसिकली व्हाट, यूजर्स। दे आर बेसिकली इंटरेस्टेड टू नो योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, योर फाइनेंशियल पोजीशन, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। तो बिजनेस में कौन होते हैं? द वेरी फर्स्ट इज इन्वेस्टर्स। इनका तो पूरा हक है भाई, पैसा लगाया है, पैसे दिए तुमको, तो अगर तुमको उन्होंने पैसा दिया है तो तुम उनके पैसे का सदुपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो, ये जानने का उनका हक है या नहीं? पर ये जरूरी तो नहीं, अगर वो जानना है मतलब रोज सुबह शाम आके बैठेंगे क्या किया आज पैसे का। मतलब जैसे हमारे घर वाले करते हैं पूरा टाइम, कहां जा रहा है, कितने बजे आएगा। और सपोज किसी दिन गलती से तुम हो गए लेट, अब जैसे हंगामा पार्टी हमारी सैटरडे के दिन है ना, आ रहे हो ना, अरे हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है बेटा, मिस कर जाओगे अगर नहीं आओगे तो ये हंगामा पार्टी में आपका हंगामा कंप्लीट होने का टाइम है 10 बजे का। घर वालों ने पूछा कितने बजे खत्म होगा, 10 बजे, ठीक है। घर कितने बजे तक क्या आओगे, बस जैसे खत्म होगा आ जाएंगे। तो घर वाले पहले से कैलकुलेशन लगा के बैठ जाते, 10:30 बंदे ने घर पहुंचना चाहिए, आपको बज गए 11:30। कहां था, किसके साथ? आजकल तो लड़कियों को तो लड़कियों, लड़कों को भी नहीं छोड़ते, घर वालों को उनका भी टेंशन होता है आजकल, कहीं सच में किसी बंदे के साथ ना निकल जाए। तो हाँ, दोस्ती कहीं दोस्ताने में बदल जाए तो दिक्कत हो जाती है। तेरे को इतना टेंशन क्यों आ रहा है पीछे? हाँ अच्छा, हंस रहा है, बाकी कुछ नहीं ना, बाकी लिव लाइफ वेरी स्ट्रेट है ना। हाँ वेल एनीवेज, तो नहीं, बेसिकली कैसा है ना कि तुम्हारी एज और तुम्हारा एक्सपोजर ये दोनों इतना ज्यादा हो चुका है अब कि तुम्हारे सामने मैं ऐसी बातें कर सकता हूं। मतलब ये अगर स्कूल वाली बातें होती तो यही बातें होती, पर छुप छुपा के, इनडायरेक्टली, यू नो। मतलब टीचर बात कर रहा है, बात करते करते रुक जाता है, ब्लैंक, बीप,
हमको समझ लेना पड़ता है कि टीचर को क्या कहना है। तुम उनमें से हो क्या? अरे डायरेक्ट पूछना भाई, हमको सब पता है, हमारे पास भी गूगल है। तुमको क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है? दिस इज हाउ द थिंग्स कम। क्लास में कितने बच्चे हैं? तेरे अलावा बाकी सारे बच्चे हैं। हाँ, ये अलग लेवल की पंचायती। क्लास में कितने बच्चे हैं? बहुत है। अब तू बता, तेरे को क्या जानना था? हाँ, और ये एवं ही पूछने वाले बहुत लोग होते हैं। हाँ, और स्पेशली ये जो यूट्यूब वाले होते हैं ना, भाई इतने रैंडम लोग आते हैं। कल तो एक स्टूडेंट, जो कल मैंने बीच में बोला था ना, हाइड ऑन, दैट वाज द स्टूडेंट ऑफ 2017। शी इज इन सीएफ, शी इज गिविंग द सीए फाइनल का एग्जाम नाउ। और उसको हम लोग बुलाते भी डॉन थे। क्यों? तो बंदों को इतना मारती थी, इतना, मतलब क्लास में दहशत थी वो लड़की की। सीरियसली, किसी ने भी उसके साथ कोई खुराफात करने की कोशिश की, थाड़ तो बंदे 4 फुट दूर ही रहते थे उससे। पहले उसकी हाइट कम थी, तो इसलिए 4 फुट दूर रहते थे, मतलब अगर मारेगी भी तो हवा में जाएगी। तो खैर, तो, तो खैर एनीवेज, कहानी ये है कि इन्वेस्टर है, इसने आपके बिजनेस में पैसा लगाया, और अगर इन्वेस्टर ने पैसा लगाया तो ये जानना चाहता है कि आपने उसके पैसे को किस तरह से उपयोग में लाया। पर इस यूजर को, इस बंदे को आप रोजमर्रा की जिंदगी में तो बुला नहीं सकते हो कि हाँ भाई तू बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर ले। सपोज अब जैसा मेरा एग्जांपल, मैंने अगर सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी, छोटी सी कंपनी हमारे देश की, राइट, मैं सालाना टर्नओवर कुछ 10 लाख करोड़ का, तो ऐसी कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया, 100 शेयर खरीद लिए, आई बिकम द इन्वेस्टर ऑफ व्हाट? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मेरे नाम का कितना पैसा क्रेडिटेड है पता है? 100 शेयर इंटू 1 रुपया प्रति शेयर, मतलब 100 रुपया। एंड आई बिकम द इन्वेस्टर ऑफ दैट कंपनी, ओनर, यू नो। मैं चला जाऊं कंपनी में ओनर, भाई इज्जत से बात कर, ओनर हूं। मैं चला गया, सपोज वो रिलायंस की सिटी है नवी मुंबई में, वहां चला हेड ऑफिस, वहां चला गया कि भैया मेरे को वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने। सिक्योरिटी वाले ने वहीं रोक लिया, भाई रुक, कहाँ जा रहा है? मैं क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? ओनर, इन्वेस्टर हूँ। कहता कैसे इन्वेस्टर, कहाँ के ओनर? मैं क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डर हूँ। शेयर होल्डर एज पर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, अ पर्सन हु ओन्स द शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज द ओनर ऑफ दैट कंपनी, पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी। ये रूल है, लॉ है। कहता है अच्छा। मैं क्या हाँ। कहता है कैसे? ये देख डीमैट अकाउंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 100 शेयर एट द रेट ऑफ ₹1 ईच। कहते अच्छा। मैं क्या हाँ। उसने अपना मोबाइल निकाला, उसमें डीमैट अकाउंट, देख रिलायंस इंडस्ट्रीज 1000 शेयर। मैं क्या यार, तू तो वॉचमैन है। कहता रिलायंस इंडस्ट्रीज का वॉचमैन हूं, यहां से ही मिले हैं सारे शेयर्स। मैं कहा अच्छा ठीक है, पर फिर भी मैं तो जाऊंगा। कहते ठीक है जा। अब मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चले जाऊं और वहां पूछूं, चलो मुकेश भाई को कितना पैसा दिया तुमने? मुकेश भाई को इतना पैसा क्यों दे रहे तुम? सालाना उसको कितना 10 करोड़ रुपए का सैलरी मिलता है एवरी ईयर, सिर्फ 10 करोड़। कंपैरेटिवली बहुत कम सैलरी लेता है बंदा, इतना कृतज्ञ इंसान है, क्योंकि इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज से हर साल डिविडेंड मिलता है लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए का। रिलायंस इंडस्ट्रीज के 52% शेयर होल्डर इज अंबानी ग्रुप फैमिली, घर परिवार। 52%। अब अगर 52% घर में और कंपनी ने सपोज डिविडेंड डिक्लेयर किया, दिस ईयर वी डिक्लेयर द डिविडेंड एट द रेट ऑफ ओनली 50 रुपीज पर शेयर, और 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से टोटल डिविडेंड जो डिक्लेयर होगा साल भर में वो 800 करोड़ रुपए का। 800 करोड़ का 52% किसको जाएगा? अंबानी फैमिली को। मतलब 410 करोड़ रुपए किसके पास गया? घर में डायरेक्ट। 410 क्यों चाहिए सैलरी उसको फिर? वही हमारी वो दूसरी एक छोटी सी कंपनी है टाटा ग्रुप की, वो टाटा सन्स। पता है कंपनी आपको, टाटा सन्स? अच्छा, टाटा ग्रुप की कंपनीज पता है आपको? टाटा ग्रुप हमारे देश में सब कुछ करते हैं, कोई भी चीज की बात कर लो टाटा ग्रुप के पास है। तो टाटा ग्रुप की पप्पा कंपनी, टाटा ग्रुप की कोई सी भी कंपनी हो, A to Z अल्फाबेट तक इनके पास कंपनीज हैं।
सिर्फ क्यू और एक्स छोड़ के, क्योंकि उस पर नाम नहीं बन रहे थे। ए टू जेड तक के इनके पास कंपनीज है। इन सब कंपनीज में इन्वेस्टर कंपनी, मेजर शेयर होल्डर इज टाटा सन्स। जैसे वो उनकी एक फ्लैगशिप कंपनी कॉल्ड एज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आज ही फाइनेंशियल रिजल्ट आए उसके। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हमारे देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी। इस कंपनी के 83% शेयर होल्डर, 83% ओनर इज टाटा सन्स। और ऐसे टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं उन सबकी पप्पा कंपनी, उन सबका मेजर इन्वेस्टर कौन? टाटा सन्स। टाटा सन्स के चेयरमैन मिस्टर वेंकटरमन, नहीं वेंकटरमन नहीं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हिज नेम। दिस फेलो ड्रॉज द एनुअल सैलरी ऑफ ओनली 120 करोड़ रुपीज, मतलब 10 करोड़ रुपया प्रति माह इज हिज सैलरी, एंड ही इज ऑल्सो द इन्वेस्टर ऑफ दैट कंपनी। तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये बेसिकली जानना चाहते हैं, ये बेसिकली जानना चाहते हैं कि आखिर आप उनके पैसे की नैया डुबा रहे हो या चला रहे हो। एंड फॉर दैट पर्पस दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट? यूजर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिमिलरली, अगर आपने किसी बैंक से ले लिया लोन, या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लिया लोन, तो वो जो बैंक है, वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे ऑल्सो विल बी कॉल्ड एज योर यूजर्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? आप बैंक के पास चले गए, आई एम फीलिंग अ लोन, प्लीज गिव मी द लोन। अब आपने अगर बैंक से लोन लिया, बैंक ने आपको लोन दे दिया, बैंक ने कहा नहीं नहीं आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। तो अगर बैंक ने आपको लोन दे दिया तो बैंक को ये बाद में पता लगाना पड़ेगा ना कि आप उस लोन को सही तरह से यूज कर रहे हो या नहीं। क्या आपका प्रॉफिट इतना हो रहा है कि आप बैंक का पूरा ब्याज चुकता करा पाओगे? क्या आप इतना बिजनेस में सरवाइव कर लोगे कि आप बैंक के पूरे पैसे चुकते करोगे, वापस करोगे? एंड दैट्स व्हाई you need to understand that even banks and financial institutions are also the users to your financial statements. वो भी पता लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी आपकी बैंक, आपके बिजनेस में रोज तो आ नहीं सकते। रोज बैंक मैनेजर ने अपने एक बंदे को भेजा, जा देख के आज का गल्ला कितना है, आज की सेल कितनी, आज का टर्नओवर कितना है। They cannot send to the people to you like that. Then the third category that comes in that is creditors. जिन लोगों से आपने माल उधार लिया है, जिन लोगों से आपने गुड्स खरीदे पर उनको अब तक के पैसा नहीं दिया है, जिनसे आपने एसेट्स खरीद ली पर उनका आपने पैसा अब तक के नहीं पहुंचाया है, दोज आर नथिंग बट योर क्रेडिटर्स। Creditors will also be looking into your financial statements. क्यों? To understand कि आपके सेल्स कैसे चल रहे हैं, आपका टर्नओवर कैसा चल रहा है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। क्योंकि आपका बिजनेस अगर सही चलेगा तो आप उनसे गुड्स मांगते रहोगे, गुड्स खरीदते रहोगे, और आपका बिजनेस अच्छा चलेगा तब न जाके आप उनको रीपेमेंट कर पाओगे। आपने अगर गुड्स खरीदे और उनका पैसा ही नहीं दिया तो, मतलब क्रेडिटर तुम्हारे पास आया, तुम्हारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए क्रेडिटर आया, क्रेडिटर को बोला देत नहीं जा, ऐसा नहीं चलेगा ना, राइट? क्रेडिटर को भी तो चिंता होती है ना अपने पैसे की। सो इवन दे बिकम द यूजर्स टू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिमिलरली, इवन द डेटर्स आर द यूजर्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्यों? क्योंकि अब डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्यों हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सारे टर्मिनोलॉजीज आगे चल के आने वाले हैं, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव कम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड। डेटर, अ पर्सन फ्रॉम whom certain debt is recoverable, that is what we call as a debtor.
वो व्यक्ति जिसे आपने अपने गुड्स उधार पे दे रखे हैं, वो व्यक्ति जिसको आपने कुछ पैसा उधार पे दे रखा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज योर डेटर। एक बेसिक अकाउंट का बैच ले रहा था मैं, साइंस के बच्चे सारे। अब मैं भी फ्लो में आया, मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते मैंने क्लास में बोल दिया डेटर। 4 लोगों ने उस बेसिक अकाउंट की बैच में लिखा है DATER, डेटर। मैं क्या भाई, ये वो बंदा है जिसको हमने पैसे उधार दिए हैं, ये वो नहीं है जो रोज किसी को लेके घुमाने जाता है, राइट? डू नॉट ट्राई टू। अब साइंस वाला बंदा ना, उसकी समझ तो वैसे ही चलेगी ना, नहीं ऐसा नहीं होता। अरे वैसा नहीं पूछ रहा हूं, तू इतना मत चिंतित मत हो। हाँ मैं इसलिए पूछ रहा हूं, क्या है ना, नहीं मस्ती तेरे साथ क्या मस्ती, डर डर, तू किधर मैं किधर, तेरे साथ क्या मस्ती करेगा, मैं पागल हो गया। पर तू बाहुबली, मैं नाजुक कली, कहां से तेरे साथ में मैं पंगा लेगा, मतलब सवाल ही नहीं उठता। मतलब मैं यहां पढ़ा के गया, बाहर मेरे पास वो गेट में खड़ा है, हाँ क्या बात कर रहे थे क्लास में, इतना क्या बात कर रहे थे आप क्लास में, हाँ आप नहीं, हाँ कल से संभल के, नहीं ना ऐसा कुछ, हाँ गुड, फिर मैं बात कर सकता हूँ। तो अब कैसे ना, बंदे ने सेफ साइड पूछ लेना चाहिए, हाँ कहीं रिस्क नहीं होनी चाहिए। तो वो जैसा होता है ना, तू जानता है मैं कौन हूँ, वो बंदा बोलो जो 3 इडियट, आपको पता है हमारे रोल नंबर क्या है, तो सामने वाला बंदा बोलता है नहीं ठीक है। तो दैट इज हाउ, मतलब यू नीड टू प्ले सेफ। ऐसी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स बोलती हैं। तो डेटर्स, इतना गहराई वाला नहीं समझना था जो तू समझने की कोशिश कर रहा है। हाँ तो when we talk about the daters, basically the person to, क्या फर्क पड़ने वाला है, तो गुड्स लेके गया, ये अगर कल को रफू चक्कर हो गया तो हमारा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। ही इज ऑल्सो द यूजर। क्यों? उसको भी ये ट्रैक रखना है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। क्यों? अगर आपका बिजनेस खराब हुआ तो वो जो आपसे गुड्स खरीद रहा है वो कहां से खरीदेगा? उसका बिजनेस आपके बिजनेस पे डिपेंडेंट है या नहीं? Any and every person who gets affected by your business is a user. जिसको आपके बिजनेस की वजह से किसी भी तरह का इंपैक्ट हो सकता है, will always be considered as user. जैसा मैं आपका खुद का एग्जांपल दे रहा था, मैंने आपके पेरेंट्स का नाम लिया, दे आर द यूजर्स। क्यों? उनको इफेक्ट पड़ता है या नहीं? आपके टीचर्स, they also get affected by your performance or not? Even your friend circle, they get affected by your performance. So that's why any and every person who is getting affected by your financial information, who is getting affected by your financial performance, that person will be considered as user. इसीलिए even the trade receivables या फिर जिसे हम लोग कहते हैं debtors, they are also the users to your financial statements. Similarly, government is also the user to your financial statement. क्यों? सीतारामन मैडम आती हैं हर 1 फरवरी को पार्लियामेंट के फोरम पे, और आने के बाद में सारे देश का बजट डिक्लेयर करती हैं। बजट में क्या करती हैं? पहला पौना 2 घंटा, 1 hour and 45 minutes, शी कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट द खर्चाज। मैं इधर ये खर्चा करेगी, मैं इधर वो खर्चा करेगी। अकेली लेडी पूरे देश की जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ अपने खर्चे बताती है। और खर्चे मतलब क्या, चिल्लर चुल्लर खर्चे नहीं करती है। मैं इनको 50,000 करोड़ देगी, मैं इनको 2 लाख करोड़ देगी, मैंने डिफेंस के लिए 5 लाख करोड़ रुपया साइड में रखा हुआ है। दैट इज व्हाट। एंड देन एट द एंड ऑफ हर स्पीच शी सेज, दिस ईयर आई प्रपोज टू स्पेंड एन अमाउंट ऑफ 45 लाख करोड़ रुपीज। भाई हलवा है, घर पे झापती है, देश का पैसा है, देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, देश के लिए खर्च कर रही है। तो उसको मतलब एज अ लेडी शी मस्ट बी फीलिंग सो कॉन्फिडेंट, यार मेरे पास बहुत पैसा है खर्च करने के लिए। अदरवाइज जाने दो, बाकी बातें बाद में। तो गवर्नमेंट, अब ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, 45 लाख करोड़ रुपए इस साल का हमारा बजट था हमारे देश का,
45 लाख करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है इस साल में, जो साल चल रहा है ना, इस साल में 45 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। उसमें से 11 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। कहां से? इनकम टैक्स से। अब तक का इनकम टैक्स का कलेक्शन, कल ही रिपोर्ट आई थी, अब तक का इनकम टैक्स का कलेक्शन इस साल में हुआ है 11 लाख करोड़ रुपए, 11 लाख करोड़ रुपीज। और उसी के साथ साथ जीएसटी का कलेक्शन हुआ। जीएसटी का कलेक्शन पिछले 6 महीने में 12 लाख करोड़ रुपए का हुआ है, 12 लाख करोड़ रुपीज। तो 45 लाख करोड़ जो खर्चे करने हैं, उसमें से 23 लाख तो ऑलरेडी कवर हो चुके। ये कहां से कवर हुए? कहां से कवर हुए? फ्रॉम द बिजनेसेस ओनली और नॉट? जो बंदा पैसा कमा रहा है उसी से रिकवर हुए, नहीं इनकम टैक्स का पैसा? जो बंदा गुड्स बेच रहा है, जो बंदा सर्विसेज दे रहा है, उसी से कवर हुआ ना। तो गवर्नमेंट तो तुम पे नजर रखेगी ना कि तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, तुम्हारे बिजनेस का जीएसटी कलेक्शन ठीक चल रहा है या नहीं। मेरे को उस दिन रिपोर्ट आई जीएसटी की तरफ से, पिछले साल का तो तुम्हारा जो टर्नओवर था उससे इस साल का टर्नओवर थोड़ा सा डगमगाया हुआ लग रहा है, जरा ध्यान दो। काइंड ऑफ नोटिस, दे आर डूइंग द असेसमेंट देमसेल्व्स। वो खुद बता रहे हैं कि इस साल तुम्हारा इनकम कितना होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो कर रहे हैं, कहां से पता चल रही हैं? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग इनको सबमिट कर रहे हैं वहीं से पता चल रही है या नहीं? दैट मीन्स दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो योर फाइनेंशियल पोजीशन और नॉट। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज की जब हम लोग बात करते हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो अदर रिलेटेड अथॉरिटीज हो, दे विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड टू नो योर फाइनेंशियल पोजीशन, योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जब मैं कहता हूं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो दे आर इंटरेस्टेड टू नो प्रॉफिटेबिलिटी। जब मैं कहता हूं फाइनेंशियल पोजीशन, तो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो इसमें इनका इंटरेस्ट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस है। और उसी तरह से आपके एम्प्लॉयज और बिजनेस की मैनेजमेंट, these all are considered as what? The users to the financial statements. उसी तरह there can be some kind of, जो मैं पहले बता रहा था आपको, prospective investors, prospective investors और even मीडिया। मीडिया को भी पता लगाना है कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आपने पैसा कमाया या नहीं कमाया, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पर मीडिया, मैंने तो पहले ही बोला था, दैट कैटेगरी, सबसे पहले खबर हमने दी, दैट कैटेगरी वाला फेलो, आकाशवाणी ऑफ आवर फैमिली, जिसको इंफॉर्मेशन मिलते से सब में फैलाता है। तेरे को पता चला, पता चला, अरे, दैट काइंड ऑफ टोन इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल एज मीडिया। अब इसमें से अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखूं, तो ये सारे जो लोग हैं, इनको बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे डे टू डे एक्सेस नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई these all are called as what? The external users. These all are external users, whereas employees and management are the internal users to financial statements or financial information, books of accounts. Is the point right? Clear सबके लिए? छापो। Oh, the person who has not yet invested the money but who is interested to invest, that is nothing but prospective investor.
अब ठीक, अभी ठीक है। डन। बढ़े आगे। तो अब हमको ये तो समझ आ गया, हमने आखिर जो फाइनेंशियल्स बनाने हैं, हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, वो आखिर किसके लिए बनाने हैं। अब सबसे पहला सवाल बनता है कि आखिर हमने जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है चीजें, वो आखिर क्या होती हैं। एंड फॉर दैट पर्पस द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू ऑब्जर्व, अगर आप एक बिजनेस को क्लोजली चेक करो तो वो बिजनेस गुड्स के ऑर्डर दे रहा है, उसके पास गुड्स आ रहे हैं, वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, फिर वो प्रोड्यूस किए हुए गुड्स को बेच रहा है। इन सब चीजों को पूरा करने के लिए उसके पास एम्प्लॉइज हैं, उनको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज काम में आ रही हैं, बैंकिंग सर्विसेज का उपयोग ले रहे हैं, किसी बैंक से लोन लिया उनको ब्याज दे रहे हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन इनटू अ बिजनेस ऑन अ डेली बेसिस। पॉइंट टू पॉइंट हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती हुई दिखती रहेगी। दीज ऑल एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इनटू अ बिजनेस, जो कोई भी एक्टिविटीज बिजनेस में हो रही हैं, इन सब को हम लोग कहते हैं एन इवेंट। एनीथिंग दैट हैपन्स इनटू अ बिजनेस, एनी हैपनिंग इनटू अ बिजनेस, we primarily categorize it into what? An event. जैसे अगर आप एकत्वम का एग्जांपल लो, हमने कोई नई बैच लॉन्च की, इवेंट। हमने कोई बैच को स्टार्ट किया, इवेंट। बैच एक्टिविटीज के लिए हम लोग कोई काम कर रहे हैं, इवेंट। हमने नए एम्प्लॉइज हायर किए, इवेंट। हमने कोई प्रॉपर्टी ली, इवेंट। हम किसी प्रीमाइस में पढ़ा रहे हैं, इवेंट। एनीथिंग दैट इज हैपनिंग into a business we will consider that as what? Event. But जब कभी भी कोई भी इवेंट
अगर पैसे के साथ जुड़ जाता है, when an event is associated, connected with money or money's worth, in such case, in such situation, we call it as a financial transaction. तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व क्या करना है कि क्या कोई पर्टिकुलर चीज ट्रांजैक्शन है या नहीं. If the event is associated with money or money's worth, in such case it becomes a transaction. जब तक कोई भी इवेंट ट्रांजैक्शन में तब्दील नहीं हो जाता तब तक हम उसे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लाते. हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग इवेंट्स की अकाउंटिंग नहीं करते हैं. हालांकि द एंड रिजल्ट ऑफ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस इज आल्सो कॉल्ड एज एन इवेंट, लाइक कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट is also an event, or calculation of the valuation of closing stock is also an event. पर वहां पे पैसा मनी इन्वॉल्व है या नहीं, that's why we call that as financial event. The financial events and financial transactions can only be recorded into the books. जब तक कोई इवेंट आपका ट्रांजैक्शन नहीं बन जाता तब तक उसे हम लोग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लाते, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. और अगर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमारे बुक्स में उन्हीं चीजों को जगह है जो फिनेंस, जो हमारे पैसे के लेन देन से रिलेटेड है. अ ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट लेन देन, हिंदी में कहा जाए तो अगर मैंने मेरे सप्लायर को सिर्फ गुड्स ऑर्डर किए हैं, अब तक सप्लायर ने वो गुड्स भेजे नहीं हैं, तो इट इज जस्ट एन इवेंट. पर जब वो गुड्स वो सप्लायर मेरे पास भेज देगा तो मुझे उसके अगेंस्ट पैसा देना पड़ेगा या नहीं. हो सकता है कुछ केस में मैं पैसा इमीडिएटली दे दूं, या हो सकता है मैं पैसा देने वाला हूं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्रेडिट पीरियड, क्योंकि हमारा म्यूचुअली अग्रीड है कि सप्लायर जब भी गुड्स देगा उसके 3 महीने के बाद मैंने उसको पैसे दिया, उसके 3 महीने के अंदर मैंने उसको पैसा देना. 3 महीने का क्रेडिट पीरियड मिला है नहीं, सो दैट 3 months क्रेडिट पीरियड स्टिल इज कंसिडर्ड एज मनीज वर्थ. आई मे नॉट हैव पेड द मनी इमीडिएटली, बट आई हैव एक्सेप्टेड द लाइबिलिटी टू मेक द पेमेंट और नॉट, एंड दैट्स व्हाई दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, मनीज वर्थ. मैंने मेरे बिजनेस में एक एम्प्लॉय को हायर किया काम करने के लिए. जिस दिन मैंने उसे हायर किया उस दिन मुझे उसको सैलरी देनी पड़ेगी क्या, नहीं. सो हायरिंग ऑफ एम्प्लॉय इज जस्ट एन इवेंट. पर जब महीना कंप्लीट होगा उसके बाद मुझे उसको सैलरी देनी पड़ेगी या नहीं. सो मंथली पेमेंट ऑफ सैलरी विल बिकम अ ट्रांजैक्शन. मैंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक ने मेरा लोन सैंक्शन कर दिया. लोन सैंक्शन करना इज जस्ट एन इवेंट. क्यों, पैसा थोड़ी दिया, सिर्फ ये कबूल किया कि वो पैसा देंगे. पर जब उन्होंने वो पैसा डिसबर्स किया, when they transferred that loan amount into my account, in that case it will become a transaction. हम हमारे बुक्स में रिकॉर्ड क्या करते हैं, सिर्फ ट्रांजैक्शन, ना कि कोई इवेंट. हमें हमेशा फोकस किस चीज पे रखना है, क्या एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का पैसे के लेन देन के साथ संबंध है, और अगर हां तो वो बुक्स में आएगी, अगर ना तो वो बुक्स में नहीं आएगी. अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली, तो रेंट पे ली भाई ठीक है, जब महीना कंप्लीट होगा तब ने जाके रेंट पे करनी है. पर रेंट पे लेते समय मैंने उसके अगेंस्ट डिपॉजिट दिया, तो इट बिकम्स इवेंट एज वेल एज ट्रांजैक्शन और नॉट. टेकिंग द प्रॉपर्टी ऑन रेंट इज इवेंट, but giving the deposit against that is a transaction or not.
हर ट्रांजैक्शन पहले हमेशा इवेंट रहेगा, पर यह जरूरी नहीं है कि हर इवेंट ट्रांजैक्शन में तब्दील होगा. दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज व्हाट? ऑल ट्रांजैक्शंस विल बी इवेंट्स फर्स्ट, but all events may not get converted into transaction. Is it point right? Basic clear है. हम लोग हमारे बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस. अब इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना है, किस किस स्टेप से रिकॉर्ड करना है, उसकी प्रोसेस क्या होगी, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कल, नहीं परसों. क्यों? कल तो छुट्टी है ना. परसों फ्राइडे विल बी मीटिंग अगेन एट 3:15. तुम्हारा नॉर्मल शेड्यूल 3:15 to 4:15 विल बी इकोनॉमिक्स, 4:15 to 5:15 मैथ्स, 5:30 to 6:30 लॉ एंड 6:30 to 7:30 अकाउंट्स. ऑलराइट. हो जाएगा, हो जाएगा बेटा, अगर रेगुलर पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा. दैट्स इट. थैंक यू. बाय बाय.